रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारी साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यह सीरीज ऐसे लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनते देखा और नोएडा को बनाने में अहम योगदान दिया। नोएडा उस बगिया की तरह है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हैं और पूरे शहर में विकास में हर आदमी की भागीदारी है, चाहे वो उद्यमी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो अधिकारी है और चाहे वो एक मजदूर है। हर एक का अपना अपना योगदान है। आज हम अपनी इस सीरीज में आपकी मुलाकात करा रहे हैं जाने माने उद्योगपति राजीव मित्तल जी से। राजीव मित्तल जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार विनोद शर्मा जी। राजीव जी बताइए कि नोएडा जब पहली बार आपने सुना नाम, उस समय आप क्या कर रहे थे और नोएडा शहर तक कैसे पहुंचे, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। जी विनोद जी, नोएडा से बाई चांस की बात है कि मेरा संपर्क बहुत बहुत पुराना रहा है, राइट फ्रॉम हिज जब से ये आया है 1976 से जी, क्योंकि संजय गांधी जी का सपना था एंड एग्जीक्यूट किया उसको पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने। हाँ हाँ एंड मैटर ऑफ चांस मैं तिवारी जी के साथ अटैच था जी। एंड तिवारी जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो उसमें उनके साथ जिस समय नोएडा की परिकल्पना की गई थी 77-76 में जी, तब मैं एक दो बार उनके साथ यहाँ पर आया था। अच्छा जी, उस समय पगडंडी से हम लोग आए थे। गाड़ी जो उनकी ऑफिशियल कार थी मयूर विहार से थोड़ा आगे एक जगह से वहाँ पे रोक के फिर पैदल पगडंडी से आना पड़ा था अंदर। हाँ। काफी झंकार था जो इनिशियल मेरे को याद है हल्का था। आई एम टॉकिंग अबाउट 76 और सो। वेल उसके बाद नोएडा स्थापित हुआ एंड शायद मिस्टर मिश्रा थे या कौन थे, शायद फर्स्ट चेयरमैन को अपॉइंट किया गया था यहाँ पर। डीएम मिश्रा। जी 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 जी। एंड उसके बाद दोस्त फिर मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करके अब्रॉड चला गया था। 7-8 साल अब्रॉड लगाने के बाद फिर मैं लौट के आया हूँ 86-87 में। तब से फिर नोएडा में मैंने अपनी लाइफ की सेकंड पारी स्टार्ट की, जिससे कहना चाहिए इंडस्ट्रीज। मैंने इंडस्ट्रीज वाली पारी फिर मैंने नोएडा में स्टार्ट की अपनी। तो उससे पहले नोएडा में आने से पहले आपने अपना कोई अपना काम शुरू किया था या किस तरीके से अपना बैकग्राउंड बचपन से लेके थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। विनोद जी, मैं ओरिजिनली अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे फादर पोस्ट मास्टर थे पीएनटी डिपार्टमेंट में उस समय। जी, वहाँ मेरी अलीगढ़ में ही एजुकेशन हुई, बीकॉम एलएलबी मैंने किया। उसके बाद फिर नोएडा, लखनऊ, दिल्ली मेरा आना जाना रहता था एजुकेशन टाइम। उसके बाद फिर मैं अब्रॉड चला गया था जॉब में। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सिंगापुर थी, फिर सेकंड पोस्टिंग यूके में थी लंदन में, एंड थर्ड पोस्टिंग मेरी नाइजीरिया लेगोस में थी। अच्छा अच्छा। वहाँ मैं तो 5-6 साल रहा एंड वहाँ मैंने 3 साल जॉब किया। उसके अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड फिर लेट 86 में मैं नोएडा आया क्योंकि इंडिया वापस आके घर का भी प्रेशर था, तो 86 में मैं नोएडा आ गया था। एंड नोएडा में आके फिर सेक्टर 26 में मेरा एक फ्लैट लिया हुआ था हमने पहले से ही, तो उसमें हम लोग आ गए थे। इस तरह से मेरा नोएडा में आगमन हुआ। तो जब 1986 में आप नोएडा आए थे, उस समय नोएडा के कौन कौन से ऐसे सेक्टर एरिया बसे थे और कौन से ऐसे थे जो अधूरे पड़े थे उस समय? उस समय दोस्त मुश्किल से 19, 20, 26, 27 4 सेक्टर्स रेजिडेंशियल बसे हुए थे। एंड शायद सेक्टर 17 में बीएचईएल की कॉलोनी आ गई थी उस समय तक। तो बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स बसे हुए थे, प्लस इंडस्ट्रीज के रूप में सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 11 तक ही इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे। एंड बाकी 12, 22 ये सारे सेक्टर्स थे जरूर, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग रह रहे थे उस समय। जी जी जी। एंड नोएडा के लिए आने के लिए भी सिंगल रोड थी उस समय। दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए रोड ठीक ठीक बन गई थी, लेकिन सिंगल रोड थी। तो और जी, इंडस्ट्री बसाने के लिए जब आपने इंडस्ट्री लगाई यहाँ पे, तो उस समय किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई थी और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ आपका? वेल, नोएडा का एक बहुत तारीफ करना पड़ेगी कि नोएडा में इंडस्ट्री लगाने के लिए माहौल काफी अच्छा था उस समय। नोएडा अथॉरिटी से जमीन वगैरह बहुत आसानी से मिल जा रही थी, अलॉटमेंट वाज वेरी इजी एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स पे मिल जा रही थी जगह। एंड उस समय सो कॉल्ड कहते तो वन विंडो सिस्टम थी, लेकिन एक्चुअल वन विंडो सिस्टम नहीं था। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सब जगह थोड़े सा जो यूजुअल परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ती थी, बट इट वाज ओके। उस तरह से माहौल यहाँ का ठीक था। कुछ एक प्रॉब्लम्स थी नोएडा के अंदर उस समय जी,
जैसे कि मेरी अपनी इलेक्ट्रिकल आइटम्स की यूनिट थी, 4-5 टेम्पो एवरीडे मेरे को माल यहाँ से बाहर भेजना पड़ता था। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि तो यहाँ पे गुजर एंड यादवबाद काफी था कि साहब टेम्पो खाली नोएडा की यूनियन बनी हुई थी कि बाहर की दिल्ली की या कहीं के टेम्पो नहीं आ सकते, उस तरह की बहुत प्रॉब्लम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मिस्टर महेंद्र सिंह भाटी करके कोई हुआ करते थे, एक्स MLA, एंड उनका अपना एक यूनियन इंचार्ज थे एंड सेक्टर 2 में कहीं थे वो कि किसी और दिल्ली का कोई टेम्पो नहीं आएगा, ये नहीं होगा। बट बाई चांस फिर हम लोगों ने इसके अगेंस्ट फाइट किया एंड मेरे बिजनेस पार्टनर थे उस समय मिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा, जो कि इस समय उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश में हैं। तो उनके साथ मिलके हमने फाइट किया। साथ में हमें साथ मिला मिस्टर अशोक अग्रवाल जी, अनु भंडारी जी का, शिक्षक चैटर्जी का, जो NEA के काफी सीनियर पोजीशन में थे। जी। एंड कोशिश करके जो उनका एक एकाधिपत्र था टेम्पो यूनियन का, जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज को बहुत परेशानी हो रही थी, मनमानी रेट्स चार्ज करते थे वो लोग, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया गया। दिल्ली के टेम्पो यूनियन, दिल्ली के टेम्पो भी हम मंगा सकते थे, तो वो चीजें थोड़ी स्टार्ट हुई यहाँ पे, माहौल थोड़ा अच्छा बना। अच्छा, जिस तरह नोएडा में जब आपने उद्योग लगाया था उसके बाद और आज हम देखते हैं 45 साल नोएडा को हो गए हैं, तो उद्योग की लगाने की जो प्रक्रिया है वो आसान हुई है या उसमें अभी जटिलता बढ़ गई हैं? एक्चुअली उस नोएडा, देखिए इंडस्ट्री लगाने के लिए में 3 चीजें चाहिए होती हैं जी। सबसे पहले जगह, एंड थर्ड मैन पावर। तो पहले की बात करें तो जगह लेना बहुत आसान था, आज की बात करें तो जगह लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्रियल लैंड जल्दी से अलॉट नहीं करती, बहुत ही कंडीशनल एंड बहुत ही सेलेक्टिव वे में अलॉट कर रही है, क्योंकि बहुत ही टफ हो चुका है किसी नए और छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए आके नोएडा में इंडस्ट्री लगाना। जी। उसके बाद चारा रह जाता है खाली किराए पे लगाए, किराए पे लगाने के बाद फिर इकोनॉमिक्स सही बैठती नहीं है। अब रहा दूसरा हिसाब की जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या GST, वो माहौल थोड़ा आसान हुआ है कि क्योंकि GST आने से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि GST सिंगल एक डिपार्टमेंट है जिसको हमने झेलना है, बाकी टैक्स, एक्साइज, वो सारे डिपार्टमेंट अलग हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पे एक अच्छा काम ये हुआ है कि नोएडा के अंदर कम से कम लाल फीताशाही नहीं है, कि वो जो लेबर यूनियन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत कम रही है। इनिशियल थी शुरू में, अब वो प्रॉब्लम नोएडा में नहीं बची है ज्यादा। तो माहौल उस तरफ से अच्छा है, खाली ये जगह मिल जाए तो उसके बाद इंडस्ट्री लगाना थोड़ा इजी है पहले के मुकाबले। लेकिन अब 45 साल बाद हम देखते हैं तो नोएडा में कई चीज़ें हैं, जैसे बहुत हाईटेक हमारे पास मेट्रो आ गई, मेट्रो में आना जाना हो गया, लेकिन मेट्रो से उतर के आदमी कैसे जाएगा, कैसे आएगा, उसकी व्यवस्था में अभी उतना बदलाव नहीं आया है जितना होना चाहिए। आपकी नज़र में क्या है, बताइए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके ऊपर नोएडा चेयरमैन पिछले 5-7 साल से कई बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन बीच में 1-2 बार बातें भी हुई थी कि हम इसमें फीडर बस लगाएंगे जो मेट्रो स्टेशन से जो इनर सेक्टर से उनको क्लब करेंगी। एक बार मुझे ध्यान दे रहा कौन चेयरमैन साहब थे, उनके सामने फिर सर्टेन बसेस सैंक्शंस भी हुई थी कि इस काम के लिए लगेंगी, बट समहाउ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो प्लान। तो मुझे लगता है वो चीज जो आपने टच की है बहुत ज्यादा जरूरी है। नोएडा के मेट्रो स्टेशन को नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ फीडर बसेस के साथ जोड़ना, उसकी बहुत जरूरत है एंड उस पर निश्चित रूप से हमें काम करना चाहिए और ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब इंडस्ट्री की बात चलिए तो उसमें एक बड़ी और समस्या है, वो है ESI की। ESI हर मजदूर की, जो भी आदमी है जो उसके क्राइटेरिया में आता है, उसका उससे कटता तो है ESI से, लेकिन क्या उसको उस तरह की सुविधा मिल पा रही है जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? जी, ये प्रॉब्लम तो है, क्योंकि नोएडा में सेक्टर 24 में जो मेजर हॉस्पिटल ESIC का बना हुआ है, जी, वहाँ सुविधाएं तो हैं, लेकिन जितने नोएडा में मजदूर काम करते हैं मोर देन 4 लाख प्लस, उस की सुविधाएं वहाँ पर नहीं है कि उनको वो पूरे तरीके से टैकल कर सकें। IC के रूप में नोएडा से बहुत अच्छा कलेक्शन जाता है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में लोग कवर्ड हैं, जेन्युइनली लोगों ने कवर किया हुआ है सारी ESIC में, लीगल रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन वहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। एक और बड़ा पॉइंट है, वो है बिजली की जो समस्या पहले रही, मुझे लगता है आज उसके माहौल में कुछ बदलाव आया है, आपको लगता है? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का होना चाहिए नोएडा में वो है, या उसमें भी कुछ आपको नजर आता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जी, नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है।
बहुत, क्योंकि बिजली में हो क्या रहा है, कई तरह की समस्याएं हैं जी। एक तो जो लाइनें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, तो बहुत जल्दी शटडाउन हो जाता है, मतलब लाइन फेल हो जाती है, शटडाउन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट को, क्योंकि नोएडा को 40-45 साल हो चुके हैं, सर्टेन लाइनें 20-25 साल पुरानी हैं। तो आजकल जैसे नोएडा इज नो पावर कट जोन कायदे से, लेकिन आप महसूस करेंगे गर्मियों के अंदर हर रोज 2-3 घंटे बिजली टुकड़ों में चली जाती है, कभी 15 मिनट के लिए, कभी आधा घंटे के लिए। नोएडा की इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन इंडस्ट्रीज को जो कंटिन्यूएशन वाली प्रोसेस में है कि जनरेटर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना करती है कि जनरेटर नहीं चलाएं। इलेक्ट्रिसिटी ऑन एन एवरेज 2-3 घंटे जाती ही है नोएडा के अंदर आज की डेट में, टुकड़ों में जाती है नो डाउट। तो उससे प्रोडक्शन थोड़ा हमारा हैम्पर हो रहा है एंड थोड़ा परेशानी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट की, कि डिपार्टमेंट एक अच्छे अमाउंट, हैंडसम अमाउंट लेता है सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट। हर इंडस्ट्री का जो प्रॉपर इंडस्ट्री लाख 2-2 लाख रुपए डिपॉजिट है, जिसका इंटरेस्ट बन जाता है 20-30 हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए हर साल का। अच्छा, सॉरी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट बनता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक वे में उस इंटरेस्ट को नहीं देता, उसके लिए आपने एप्लीकेशन लगानी होगी एंड देयर अ लॉन्ग प्रोसेस। उसमें एक परेशानी आ रही है जिसको गवर्नमेंट अपने तरीके से, यूपी गवर्नमेंट इसको ढंग से नहीं टैकल कर रही है अभी तक। जी। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है कि नोएडा जैसे शहर में अब आपको लगता है कि स्वच्छता के मामले में जो काम हुआ है पिछले 2-3 सालों में, वो आपने शायद आसपास के शहरों में नहीं देखा होगा, ऐसा कैसा महसूस करते हैं आप इसमें? दोस्त, नोएडा को, इस स्वच्छता को 2 भागों में लेके चलेंगे। एक है ग्रीनरी। ग्रीनरी पॉइंट से बात करें तो मैं समझता हूँ नोएडा अपने आप में शायद हिंदुस्तान का नंबर टॉप 5 में आ जाएगा, क्योंकि एज पर सर्वे ऑफ 2015 ऑलमोस्ट 50% लैंड इज द ग्रीन, एंड नोएडा को इसमें कोई बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला था ग्रीनरी के मामले में, तो उस तरफ से नोएडा इज वेरी गुड। लेकिन ये बात करें नाले और नालियों की और सीवर सिस्टम की, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। उसमें भले गवर्नमेंट से ज्यादा हम सिविल लोगों की परेशानी हम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं शायद परेशानी, कि पॉलिथीन वगैरह को हम लोग जो है उसी में डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सपोज नालियों की जिम्मेवारी उसकी है, तो उनके सुपरवाइजर्स या जो कंसर्न लोग हैं वो जनरली अपने मन से चीजों को ढंग से साफ नहीं करते हैं, बारिश से जो साफ करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सीवर की हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट 40% चोक रहता है, उसकी कैपेसिटी जितने की भी बनाते हैं कैपेसिटी 40-50% कैपेसिटी पहले दिन से डाउन रहती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तो पोजीशन ये है, लाइक सेक्टर 57-58 की बात करूं मैं, इनका जो सीवर का जो आउटलेट होना चाहिए, मेन में जाके मिलना चाहिए, वो कहीं सेक्टर 57 की पुलिस चौकी के पास जाके कहीं किसी एक्सीडेंट में एक बार वो रोड दब गई थी तो वहाँ टूटा पड़ा है, तो वो उसका फ्लो प्रॉपर बना हुआ ही नहीं है। इस तरह की परेशानी कई जगह जहाँ डिपार्टमेंट पूरे तरीके से अपनी नजर नहीं करता एंड चीजें तरीके से नहीं हो पाती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सर यहाँ पे। दूसरा, नाले वगैरह ओपन है, उसकी वजह से मच्छर स्मेल बहुत ज्यादा रहती है। तो ये 20 साल से चल रही है कि 100% नाले नोएडा के कवर होने चाहिए। हार्ड के अभी तक 30-35% नाले कवर हुए हैं, 65% नाले अभी भी ओपन है, जिनको कवर करने की बहुत जरूरत है। लकीली नोएडा के फंड्स की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। अब आखिरी सवाल यह है कि अब नोएडा और नोएडा के आसपास आगे ग्रेटर नोएडा है, फिर यमुना है, अभी हमारा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो जो नोएडा में आसपास में प्रोग्रेस हुई है वो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और नोएडा में कोई ऐसी चीज़ और होनी चाहिए जो आपकी नज़र में है जो अभी नहीं है? जी देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे वो हमारे वर्ल्ड मैप पे आ चुके हैं। इनका डेवलपमेंट इज सुपर, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश की शो विंडो है एंड ग्रेटर नोएडा भी बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट आने की वजह से यमुना एक्सप्रेस वे हमको एक उपलब्धि हुई है एंड एयरपोर्ट जब कभी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 साल के अंदर, जो पहला रनवे स्टार्ट होने की बातें हैं, तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड मैप पे भी हमारा नोएडा पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा एंड एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। बहुत ही सुनियोजित विकास है हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे का। लेकिन एक चीज का लैक मैं महसूस करता हूँ यहाँ पे, दैट इज कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज में अभी भी काफी कमियां हैं।
नोएडा लोक मंच ने नो डाउट इस चीज को काफी स्टार्ट किया था। हमारे नेहरू युवा के जवाहरलाल नेहरू नेशनल सेंटर ने भी इसको स्टार्ट किया था, लेकिन वो स्पीड अभी नहीं मिल पाई है। नोएडा लोक मंच को भी जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा जी की प्रेरणा से महेश सक्सेना जी ने इसको स्थापित किया, उनके साथ पूरी टीम जुड़ी एंड इन लोगों ने काफी अच्छे कार्य किए हैं एंड कल्चरल की तरफ, लाइब्रेरी की तरफ, बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर्स में काफी अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन अभी कुछ चीजों की यहाँ पे कमी है, उनको थोड़ा सा हमारे को टैकल करना पड़ेगा, स्पेशली कल्चरल एक्टिविटीज इत्यादि को, सोशल प्रोग्राम्स, इन सब में हल्का सा अभी रुझान की दरकार है। चलते चलते एक सवाल और कि आप नारायण दत्त तिवारी जी के बहुत नज़दीक रहे, कोई ऐसा रोचक किस्सा हमारे श्रोताओं को बताइए जिसे आप भूले नहीं भूलते और उससे उनका व्यक्तित्व झलकता है। जी। नारायण दत्त तिवारी जी बड़े आदरणीय और बहुत ही नोएडा को प्यार करने वाले इंसान थे जी। मुझे ध्यान है कि एक बार हम नेहरू युवा केंद्र में कोई प्रोग्राम कर रहे थे और हमने ऑफिशियली इनवाइट तो नहीं किया था, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन थी कि प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। उनको नोएडा से इतना प्यार था कि वो अचानक जब कभी उनका मूड होता था वो गाड़ी उठाए और अपने ड्राइवर और अपने सिस्टम के साथ में नॉट उस प्रोग्राम में भी वो अचानक पंडित जी आ एंड हम सब लोगों को वाकई में बहुत अच्छा लगा उस चीज को देख के। तो पंडित जी के इस तरह के बहुत रोचक किस्से हैं कि नोएडा के बारे में वो जब कभी भी उनसे मिलिए वो हमेशा नोएडा के ही ये सोचते थे कि नोएडा में और मैं क्या अच्छा कर पाऊँ। उसके लिए ब्रजेंद्र साहब साहब को, योगेंद्र नारायण जी को, प्रभात कुमार जी को वो अक्सर फोन करके कहा करते थे, सुशील त्रिपाठी साहब को कि भाई रवि मोहन सेठी जी को, स्पेशली ये 5-7 लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ था उनके टेन्योर में कभी। जी। इन लोगों को वो हमेशा याद किया करते थे कि भाई आप लोग नोएडा के लिए अच्छा कार्य करिए, नोएडा के उत्थान के लिए करिए, कहीं कोई परेशानी है शासन लेवल पर तो मुझे बताइए, मैं करके। तो मैं ये कह सकता हूँ नोएडा में उनका दिल बसता था। स्पेशली हमारे नोएडा के त्रिलोक शर्मा जी हैं, सीनियर पत्रकार, उनसे भी पंडित जी को बहुत प्यार था और तो कहते थे भाई मेरे नोएडा को तुम लोग आगे बढ़ाओ, तो हमारे बच्चे हो और नोएडा के बारे में सोचो, कभी भी नोएडा के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ मेरे को हमेशा यूज कर सकते हो आप लोग। तो नोएडा के लिए उनका मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित थे। अच्छा। मेरी मुलाकात नोएडा में उनसे इसी संदर्भ में हुई थी, एक एनजीओ भी उन्होंने यहाँ पर बनाया था सेक्टर 11 में, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सेंटर। उन्होंने उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया एंड आज अच्छी चल रहा है वो यहाँ पर। आपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 FM को अपनी यात्रा, जीवन यात्रा से जुड़े हुए अनुभव और नोएडा के विकास की दास्तान सुनाई। आपका राजीव मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को अपना कीमती समय दिया और आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके रेडियो पर अपनी बातें आपके श्रोताओं तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जाने माने उद्यमी राजीव मित्तल जी को, जिन्होंने नोएडा शहर के पहले कदम यानी 1976 में नारायण दत्त तिवारी जी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और वो नारायण दत्त तिवारी जी के साथ बहुत अंतरंग से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव आपको बताए। ऐसे और लोगों के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।